जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं गुजरात की संपूर्ण जानकारियों को। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल को। आइए उसी प्रकार से हम लोग आज गुजरात के बारे में जानते हैं। तो गुजरात की राजधानी पहले देखेंगे। गुजरात की राजधानी जो हो जाएगा कहाँ होगा जी? गांधीनगर। और यहाँ गुजरात में कुल वर्तमान में जिले की जो संख्या है 34 है। यहाँ के जो सीएम होंगे तो कौन होंगे? तो कहेंगे भूपेंद्र भाई पटेल नाम है इनका। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर जो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। क्या बोलेंगे? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत। आइए मैप में हम लोग देखते हैं गुजरात में कौन कौन सा ऐसे राज्य सीमा लगाते हैं और कौन कौन सा ऐसा क्या है देश सीमा लगाते हैं। कुछ इस प्रकार से गुजरात ऐसे है। कुछ इस प्रकार से गुजरात आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर। तो गुजरात को ऐसे पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला ये भाग होगा कच्छ का और ये वाला भाग होगा सौराष्ट्र का। क्या बोलते हैं? पहला भाग इसको कच्छ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कच्छ। इसको बोलेंगे सौराष्ट्र। क्या बोलेंगे जी? सौराष्ट्र बोलेंगे। तो पहले भाग को क्या बोलते हैं? कच्छ। और दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? सौराष्ट्र। कच्छ जो होता है इसी के अंदर एक जिला है, बड़ा प्रमुख जिला, जिसका नाम है भुज। क्या नाम है? भुज। कच्छ यहाँ क्या मिलता है? तो बोलेंगे जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए। जंगली गधों, जंगली जो है गधा, क्या बोलेंगे? गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कच्छ। कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहेंगे जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और सौराष्ट्र यहाँ पर काफ़ी सारे जिला अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पूछा जाए कच्छ जो जिला है कहाँ पर है, तो कहेंगे गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए। भारत का सबसे बड़ा जिला जो बोला जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो कच्छ हो जाएगा। कौन सा? भारत का जब पूछा जाए सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा तो क्या बोलता है? कच्छ। देखेंगे मैप में ये छोटा सा केक जैसा कटा होगा। यहाँ पर छोटा सा गुजरात में केक जैसा कटा हुआ है। केक जैसा कटा हुआ है। ये जो केक जैसा कटा हुआ है इसको बोलते हैं सरक्रिक या सोता। सरक्रिक या इसी को बोलते हैं सोता। क्या बोलते हैं इसको? सरक्रिक। मैप में देखेंगे गुजरात में तो यहाँ पर केक के जैसा कटा हुआ है, सरक्रिक या सोता। आज वर्तमान में ये सरक्रिक और सोता ये भारत का भाग नहीं है, ये पाकिस्तान में चला गया है। भारत पाकिस्तान एक समझौता हुआ था 1914 में। कब समझौता हुआ जी? 1914 में समझौता हुआ। और उस समझौता के दौरान क्या हुआ? भारत सरकार ने इस सरक्रिक और सोता जो विवादित क्षेत्र था, भारत सरकार ने क्या किया? पाकिस्तान को सौंप दिया है। और उस समय से एक गुजरात का एक छोटा सा जगह जिसका नाम है सरक्रिक और सोता कहाँ पर दे दिया गया है? तो कहेंगे पाकिस्तान में। कहाँ दे दिया गया है? पाकिस्तान में। कहाँ दे दिया गया है सरक्रिक सोता जी? पाकिस्तान में दे दिया गया है। पाकिस्तान में दे दिया गया है। जो कि पूछा जाए कई बार कि गुजरात में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विवादित क्षेत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा यही सरक्रिक और सोता। सरक्रिक और सोता। अच्छा, हम लोग एक चीज़ नहीं देखे कौन कौन सा देश से लगा रहा है। तो यहाँ ऊपर की ओर देखिएगा, ऊपर की ओर यहाँ देखेंगे तो पाकिस्तान लगा रहा है। जल्दी से मैं बता देता हूँ। ये ऊपर की ओर देखेंगे तो पाकिस्तान सीमा लगाएगा। नीचे की ओर देखेंगे तो अरबियन सागर यानी अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर है। यहाँ नीचे देखेंगे तो अरब सागर मिलेगा। ऊपर लगाएगा पाकिस्तान, नीचे कौन बैठा होगा? अरब सागर होगा। राज्य की बात करें तो सबसे नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र लगा रहा है। कौन लगाएगा? तो बोलेंगे
महाराष्ट्र कौन लगाएगा नीचे, नीचे की ओर कौन लगाएगा तो बताएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, नीचे लगा रहा होगा महाराष्ट्र लगा रहा होगा। ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर कौन लगाएगा तो राजस्थान, कौन लगाएगा राजस्थान लगाएगा। और दाहिने साइड देखेंगे तो दाहिने साइड में मध्य प्रदेश एमपी लगा रहा होगा, मध्य प्रदेश एमपी लगा रहा होगा जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। तो दाहिने साइड में तो कितने राज्य लगा रहे हैं 3, एक नीचे की ओर महाराष्ट्र, यहाँ दाहिने साइड में कौन लगा रहा है मध्य प्रदेश, ऊपर कौन लगा रहा है राजस्थान। और यहाँ पर देखेंगे तो एक देश लगा रहा है जिसका नाम क्या है पाकिस्तान, और एक अरब सागर से सीमा लगा रहा है जिसका नाम है अरब सागर, मतलब एक मतलब सागर से लगा रहा है जिसका नाम है अरब सागर। और यहाँ हम लोग पहले दो देखे जगह, दो भाग, एक होता है कच्छ, एक होता है सौराष्ट्र। जंगली गधों के लिए क्या प्रसिद्ध है तो कहेंगे कच्छ है, जो कि जंगली गधा मिलते हैं। और कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला कहा जाता है, गुजरात का नहीं भारत का भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो कच्छ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कच्छ। यहाँ पर एक जगह मिला है सरक्रिक या सोता, और ये बहुत विवादित क्षेत्र था किससे तो गुजरात यानी भारत और पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र था, जो वर्तमान में किसके पास है पाकिस्तान के पास है। 1914 में समझौता हुआ था जिससे सरक्रिक या सोता कहाँ चला गया पाकिस्तान में चला गया। आइए एक एक करके और अंदर की ओर हम लोग जिला को देखना प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक जिला यहाँ पर एक मिलेगा जिसका नाम है कांडला। क्या नाम मिलेगा कांडला मिलेगा। यहाँ पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम है कांडला। कांडला किस लिए प्रसिद्ध है तो कहेंगे बंदरगाह है। कांडला क्या है बंदरगाह है। और कांडला कैसे बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह जब पूछा जाएगा, सबसे व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त का मतलब सबसे व्यस्त का मतलब क्या हो रहा है बताओ, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह जो हो जाएगा कांडला। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, सामान आते रहते हैं, यहाँ पर सामानों का आदान प्रदान लगातार होते रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत खाली हो गया, नहीं, लगातार हमेशा सामान का क्या होता है आदान प्रदान होते रहता है। तो इसलिए कांडला को क्या बोलते हैं, सबसे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा होगा कांडला। कहाँ पर है गुजरात में। कहाँ पर है गुजरात। लगे हाथ 2-3 बंदरगाह का नाम लिख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोला जाए तो कौन सा बोलेंगे मुंबई बंदरगाह। कौन सा मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो सबसे बड़ा जो बोला जाएगा, सबसे बड़ा भारत का कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। सबसे गहरा बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा तो विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम। कहाँ आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह। सबसे नया बोला जाएगा, सबसे नया बंदरगाह तो नावासिका। क्या बोलेंगे नावासिवा बोलते हैं, नावासिवा हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है नवा का मतलब नया होता है। तो ये सबसे क्या हो जाएगा नया बंदरगाह। क्या हो जाएगा नया, जो कि मुंबई में है। तो 3-4 बंदरगाह का नाम याद रखना है। बंदरगाह का मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसा समुद्र के किनारे जगह जहाँ पर क्या हो जाता है सामान को आदान प्रदान किया जाता है देश से विदेशों में, देश से विदेशों के अंदर। तो यहाँ कांडला बंदरगाह गुजरात में मिलेगा जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है। दूसरा मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और मुंबई तो मुंबई में है। नावासिवा बंदरगाह सबसे नया बंदरगाह भारत का यहाँ देखने को मिलता है। कांडला के अंदर आते हैं तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है जामनगर। यहाँ पर मिलेगा जामनगर। क्या बोलते हैं इसको जामनगर। जामनगर किस लिए प्रसिद्ध है भाई तो जामनगर में यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए बहुत बड़ा तेल शोधन बनाया गया है रिलायंस कंपनी के द्वारा। रिलायंस कंपनी किसकी है अंबानी। किसका है अंबानी। जियो जो है ना रिलायंस जियो, तो यहीं पर अंबानी ग्रुप के द्वारा एक बनाया गया है क्या है सबसे बड़ा क्या बोलेंगे यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए पेट्रोलियम, किसके लिए जी पेट्रोलियम के लिए तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन क्या हो जाएगा कारखाना। तेल शोधन क्या बनाया गया है कारखाना बनाया गया है। तेल शोधन क्या बनाया गया है कारखाना बनाया गया है।
तो जामनगर में तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन का मतलब या पेट्रोलियम का मतलब बताए थे आप लोग को, जो ज़मीन के अंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है फिर उसको एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कई सारा क्या हो जाएगा, गैस बनेगा, सीएनजी बनेगा, उसी से पेट्रोल बनेगा, उसी से केरोसिन तेल बनेगा, उसी से डीजल बनेगा, उसी से आप लोगों का अलकतरा बनता है, उसी से भेसलिन बनता है। वही लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया है, तो रिलायंस कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, रिलायंस, अंबानी के द्वारा। हुआ क्या, जब वो लगा रहे थे तो यहाँ के आसपास के लोग खूब सारा विवाद कर रहा था, मतलब इसके खिलाफ था, लगाने नहीं दिया जा रहा था। जब भी कहीं कंपनी लगती है तो वहाँ पर प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जब वो लोग लगा रहे थे तो यहाँ के लोग काफ़ी विरोध किया कि नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा रहा था। तो उसने क्या कहा, रिलायंस कंपनी के ग्रुप ने कहा कि मैं एक कंपनी लगा रहा हूँ जिससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कह रहा है लोग रोजगार नहीं चाहिए। फिर कहा कि जो भी प्रदूषण होगा मैं उसको ठीक करने के भी जिम्मेवार लेता हूँ। तो किया क्या, उस प्रदूषण को ठीक करने के लिए हजारों की संख्या में पेड़ लगाया। जैसे मान लीजिए बीच में प्लांट हो गया तो किनारे 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 बाउंड्री में क्या लगा दिया, पेड़। तो जितना भी यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा पेड़ से और जो ये आएगा गंदगी, तो उसको क्या मेंटेन कर देगा, क्या कर देगा, उसको मेंटेन कर देता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लगाया हजारों को संख्या में पेड़ लगाया। किस चीज़ का पेड़ लगाया, आम का। किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं जी, आम का पेड़ लगाया। देखो गुजराती लोग को बहुत दिमाग होता है। अंबानी कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। अमित शाह कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, साबरमती आश्रम, है ना। तो गुजरात के लोग मतलब बचपन से ही बिजनेस माइंड होते हैं। वहाँ पर लोगों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। जितना 40-50 हज़ार का सरकारी नौकरी करता है वो वहाँ पर जाके मार्केट में एक रेड़ी लगा के 60,000 कमा लेता है। तो क्या ज़रूरत होगा सरकारी नौकरी की, नहीं। वो उतना कमा लेता है 3-4 घंटा अपना करके, तो क्या करेगा वो सरकारी नौकरी का। तो गुजराती लोग यहाँ पर हुआ क्या, जब आम का पेड़ लगाया 1000, तो कई साल के बाद जब यही आम का मकसद क्या था कि ऑक्सीजन को सही करना, लेकिन वो पहले से जानता था कि मैं बस इस प्रदूषण को सही करने के लिए नहीं, इससे हमारा भी कुछ फायदा हो, इसलिए चुना किसका पेड़, आम का। और जब हजारों की संख्या में जब वहाँ पर एक साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ तब आम निकलने लगा। क्या निकलने लगा, अब आम जब निकल रहा है अब वही आम का प्रोडक्शन भी करने लगा। बताओ, इसलिए कहा जाता है आम तो आम, उठलियों का भी दाम मिला। मतलब इतना चालाक लोग था। लगाया किस लिए था, प्रदूषण को सही करने के लिए। तो वो शीशम का पेड़ लगाता तो कुछ मिलता, काट नहीं सकता था। मान लीजिए कोई और पेड़ लगा दिया, जामुन का कह रहे हैं, या कोई और पेड़ लगा दिया तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। पीपल का लगा दिया, बरगद नहीं मिलता। लेकिन आम का लगाया, ऑक्सीजन का भी सही हो जाएगा और दूसरा उसे बिजनेस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आम तो आम का दाम, और आम तो आम, गुठलियों का भी दाम मिला। ये रिलायंस कंपनी ने कौन सा लगाया है, तो कौन सा, तो तेल शोधन कारखाना कहाँ पर, जामनगर में। कहाँ पर है, कौन से कंपनी का लिख लेना, रिलायंस कंपनी के। किसका है, रिलायंस, रिलायंस कंपनी का है, रिलायंस कंपनी का हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम है ओखा। ओखा मिलेगा, क्या नाम है, ओखा। क्या मिलेगा इसका, ओखा। ओखा किस लिए प्रसिद्ध है, देखते हैं यहाँ पर। ओखा जो है, यहाँ पर ये ओखा जो जगह है डूब चुका है। ये अरब सागर जब होती है, यहाँ से बहती है, यहाँ पूरा क्या अरब सागर है, पूरा अरब सागर है यहाँ पर। तो जब सागर में ज्वार और भाटा आता है, लहरें होती हैं, तो पानियों की झटास आते रहती है। जैसे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आते रहता है कंडला में, तो यहाँ ओखा में क्या होगा, पानियों के झटास के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आने लगा, इसलिए ये डूबने वाला है। ये डूब ही चुका है, लगभग क्या हो गया, डूब गया है। यहाँ पर लोग रहते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नदी के किनारे बहुत कम लोग रहते हैं, हालांकि घूमने के लिए बीच होता है, जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, बहुत तेज जब लहरें होंगी तो यहाँ पर पानी की झटास ऊपर से मार देगा और बहा के लेके चला जाएगा, है कि नहीं। इसलिए आज वर्तमान में यहाँ पर बहुत कम, मतलब रहते भी नहीं हैं। आगे नीचे की ओर देखोगे, एक जगह मिलेगा जिसका नाम है द्वारिका। द्वारिका, क्या नाम होगा, द्वारिका नाम होगा। यहाँ पर एक नाम होगा जिसका नाम है द्वारिका। द्वारिका, द्वारिका किस लिए प्रसिद्ध है, तो द्वारिका एक जगह है गुजरात में, और यही द्वारिका पर क्या थे, कृष्ण भगवान जो थे
कृष्ण भगवान कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो द्वारिका का। नाम सुने होंगे। यही द्वारिका के राजा कौन हुआ करते थे? तो कहेंगे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कहाँ के राजा हुआ करते थे? द्वारिका। और यहीं पर आज भी यहाँ पर जो गोताखोर लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है वो कृष्ण भगवान की महल, वहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलता है। कहाँ पर? द्वारिका में। कहाँ पर? द्वारिका में। यहीं पर बगल में देखने को मिलता है। और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो एक यहाँ जगह मिलेगा जो कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था बताओ? एक जगह है जिसका नाम है क्या है? स्किप कर रहा है मुझे भी। यहाँ पर अच्छा नाम है वो, गांधी जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, क्या तो नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आगे। और आगे देखो एक सोमनाथ, यहाँ पर सोमनाथ देखो, सोमनाथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोमनाथ हो जाएगा ना। तो सोमनाथ हो गया। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। देखो अभी आ रहा फिर चला जा रहा है। देखो सोमनाथ क्या है, नाम सुने हो। सोमनाथ में क्या है? बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। और पूरी ये सोने का बना हुआ मंदिर। किस चीज़ का बना मंदिर? सोने का बना मंदिर है। किस चीज़ का बना मंदिर है? सोने का। और सबसे पहले इसको लूटा गया था महमूद गजनबी। किसके द्वारा? महमूद गजनबी। क्या बोलेंगे? महमूद। पोरबंदर मिलेगा। देखो यहाँ पर पोरबंदर, अभी याद आया मुझे। पोरबंदर क्या मिलेगा यहाँ पर? पोरबंदर मिलेगा। देखो पहले बताते हैं यहाँ पर, पहले सोमनाथ यहाँ पर एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर। और यही सोमनाथ मंदिर, हल्का ऊपर होगा, यहाँ नहीं, ऊपर कर लेना यहाँ पर। सोमनाथ। और यही सोमनाथ यहाँ मंदिर होगा सबसे पहले 1025 में। कब? 1025 ईस्वी में क्या हुआ? 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने एक दूसरा मुस्लिम आक्रमण था जो भारत पे आक्रमण किया हुआ था। दूसरा एक मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले कौन आया था बताओ? 18 साल का व्यक्ति जिसका नाम था एक मोहम्मद बिन कासिम ही कुछ करके था। मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 में भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था। 712 मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद महमूद गजनबी आया था। कौन आया था? महमूद गजनबी। फिर मोहम्मद गौरी करके आया हुआ था। तो महमूद गजनबी एक क्या था? एक आक्रमणकारी था जो कि गुजरात के सोम मंदिर को लूटा हुआ था। 1025 में आक्रमण किया हुआ था। और यहाँ कहा जाता है 20 लाख दिनार। कितना? 20 लाख दिनार। दिनार का मतलब समझ सकते हैं, एक मतलब कि सोना का सिक्का। तो 20 लाख सोना का सिक्का यहाँ से लेके गया था। 20 लाख दिनार 1025 में, जो कि यही सोमनाथ मंदिर को लूटा हुआ था। कौन? महमूद गजनबी। कौन लूटा? महमूद गजनबी। तो सोमनाथ में क्या प्रसिद्ध होगा? तो सोमनाथ मंदिर लूटने वाला सबसे पहले कौन था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी। पोरबंदर में क्या हो जाएगा? तो पोरबंदर में कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। किसका जन्म हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ। और इन्हीं का मृत्यु बोला जाए तो बोलेंगे 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में क्या हो गया? तो बोलेंगे मृत्यु हो गया। क्या बोलेंगे? मृत्यु हो गया। और जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1869। जन्म कब हो गया? 2 अक्टूबर 1869। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में। थोड़ा सा गैदरिंग ज़्यादा हो रहा है, जो हो गया मैं मिटाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखते हैं, अब महाराष्ट्र मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखने को मिला पोरबंदर किस लिए प्रसिद्ध है? गांधी जी का जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा? तो पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा जी? पोरबंदर हो जाएगा, जो कि आप देखने, आप लोगों ने देखा यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला देखोगे, अगला यहीं पर मिलेगा जूनागढ़।
यहाँ पे बीचों बीच में एक मिलेगा जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो जूनागढ़, पहले गुजरात को जूनागढ़ के नाम से ही जाना जाता था। जब इतिहास में कहा जाता है पूरा देश जब आज़ाद हुआ तो 565 देसी रियासतें थे। 565, कितने थी? 565। हालांकि कई बार इसको 552 भी बताया जाता है। कितना बताया जाता है जी? 552 भी बताया जाता है और कई बार 565 भी। तो मान लो 552 या 565 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें का मतलब ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां कमिश्नरी का शासन था, जहां राजा रजवाड़े कब्जा किए हुए थे। तो 549 ऐसे थे जो कि सरदार पटेल और यहाँ पर नेहरू जी मिलके इस चीज़ों को तो एक में कर लिए थे, लेकिन 3 ऐसे थे जो एक में नहीं हो रहे थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर था, जिसमें एक जूनागढ़ भी था। क्या था? जूनागढ़, क्या बोलेंगे उसको? जूनागढ़ भी था, और एक हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। तो वही जूनागढ़ जिसको आज गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो जूनागढ़ के राजा जो थे हिंदू थे। जूनागढ़ के जो राजा थे मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। जूनागढ़ के राजा क्या थे? मुस्लिम थे। और मुस्लिम क्या थे? मुस्लिम थे। जूनागढ़ के राजा क्या थे? मुस्लिम थे। और वहाँ के लोग क्या थे? हिंदू थे। तो जनमत संग्रह करा के, क्या करा के? जनमत संग्रह। क्या करा के? जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता का मत करके। मतलब क्या है कि जनता क्या चाहता है, कहाँ रहना चाहता है। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गया तो 3 ऑप्शन छोड़ा हुआ था। ये 552 देसी रियासतों को 3 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था आप भारत में मिल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन था आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन था कि आप एक अलग देश बना सकते हैं। तो 549 को बहुत मेहनत से तो मिला लिए थे, बट ये 3 थोड़ा सा क्या कर रहा था? बदमाश था। तो जूनागढ़ के लोग क्या कर रहा है? हमको मिलाएंगे कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो वहाँ पर सरदार पटेल ने नेहरू जी मिलकर यहाँ पर जनमत संग्रह कराया, और वहाँ के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमको भारत में ही रहना है, इसलिए गुजरात कहाँ पर रह गया? भारत में। अन्यथा वो लोग बोल दिया होता कि हमको पाकिस्तान में जाना होता तो आज कहाँ हो जाता? पाकिस्तान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? बाकी इसी तरह हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के हिसाब से किया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा मार मारने लगा था। वहाँ के पाकिस्तान के लोग घुस के ये कह रहा था कि हम अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे। तो पाकिस्तान के आतंकवादी घुस के मारने लगा। तो यहीं पर जो राजा थे आके गोड़ पे गिरे हुए थे, किसके? नेहरू जी के। तब चालाकी से जाके ये लोगों ने क्या करवा दिए? तो विलय पत्र पे साइन करवा के जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाया गया। बहुत मेहनत से मिलाया गया। जब बताएंगे आप लोगों को पॉलिटी, तब उस चीज़ों को कहानी बताएंगे, हिस्ट्री का भी पार्ट है। 1948 में कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से कब कर लिया गया? 1948। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से कब कर लिया गया बताइए? 1948। तो जामनगर देख लिए, द्वारिका देख लिए, ओखा देख लिए, हम लोग ओखा देख लिए, पोरबंदर देख लिए, सोमनाथ देखें, यहाँ पर जूनागढ़ देखें। एक यहाँ पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम है भावनगर। यहाँ पर एक जगह होगा जिसका नाम है भावनगर। मैं इधर वाला इरेज करता हूँ जो बता चुका हूँ। भावनगर, एक यहाँ जगह होगा जिसका नाम है भावनगर। भावनगर किस लिए प्रसिद्ध है जी? देखते हैं भावनगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो भावनगर में ही नमक अनुसंधान केंद्र है। नमक अनुसंधान केंद्र। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? भावनगर में। नमक के बारे में जो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भावनगर में। और भावनगर कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरा यहीं पर है पोतभंजर। क्या बोलेंगे? पोतभंजर। पोतभंजर के लिए यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध है। पोतभंजर का मतलब क्या होता है समझिएगा। पोतभंजर का मतलब होता है जो पानी वाली जहाजें होती हैं जब टूट जाती हैं उसी के रिपेयरिंग को क्या बोलते हैं? पोतभंजर। चल रहा है या नहीं चल रहा है? पोतभंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोतभंजर। पोतभंजर का मतलब क्या हो गया? जो पानी वाले जहाजें हैं वो जो टूट जाता है उसकी रिपेयरिंग जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? पोतभंजर। जहाँ रिपेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पोतभंजर। और जो कहाँ पर है? भावनगर में। जैसे आपको पता है कि इधर पूरा अरब सागर फैला है, तो पूरा क्या हो रहा है? ये आ रही होगी, नाव चल रही होंगी,
नाव खराब हो रही होंगी, बड़े बड़े जहाजें खराब हो रही होंगी, तो बनवाने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जरूरी जाएगा भाई। और बगल में ही क्या समुद्र है, तो नमक बनाने की विधि जरूर होगी। तो यहीं पर क्या है, नमक अनुसंधान केंद्र भी खोल दिया गया है। कहाँ पर? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर में। अब यहाँ पर हम लोग को देखना जगह मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पर दीव, यहाँ पर मिलेगा एक दमन, यहाँ पर मिलेगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। 3 ऐसे जगह मिलेंगे गुजरात में, 3 ऐसे जगह मिलेंगे, यहाँ दीव, दमन, दादर नगर हवेली, दीव, दमन, दादर नगर हवेली। ये तीनों को मिलाया गया, ये तीनों को मिलाया गया, छोटा छोटा क्षेत्र है। अब मिला के क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश समझते हो? बताए थे आप लोग को, जानते हो कि नहीं जानते हो? केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? जैसे आपके भारत में, हमारे भारत में 28 राज्य है एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी जिसको बोलते हैं, यूटी यूनियन टेरेटरी। क्या होते हैं यूनियन टेरेटरी? क्यों इसको यूनियन टेरेटरी बनाया गया, क्यों नहीं राज्य बनाया गया? रीजन ये है कि 8 यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो क्षेत्र छोटा होगा। पहला रीजन क्या होगा? क्षेत्र छोटा। दूसरा रीजन क्या है कि वो बॉर्डर के एरिया पे होगा। कहाँ पर होगा? बॉर्डर के एरिया पे। कहाँ होगा? बॉर्डर। देखो जम्मू कश्मीर कहाँ है? बॉर्डर के एरिया पे। लद्दाख कहाँ है? बॉर्डर के एरिया पे। अंडमान निकोबार कहाँ है? बॉर्डर के एरिया। तो जहाँ बॉर्डर के एरिया पे होगा तो सरकार चाहता है कि भाई उसके लिए हायर सिक्योरिटी चाहिए, हायर संरक्षण चाहिए, इसलिए अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश पे पूरा पावर या पूरा अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। राज्य जो होता है उस पर किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार का। फिर आता है केंद्र सरकार का। तो कई सारे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो क्षेत्र छोटा है। दूसरा क्या कह रहा है भाई, वो बॉर्डर एरिया पे है। तीसरा क्या कह रहा है कि वहाँ पर राज्य बनाने का मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि करना नहीं चाहते हैं। इसलिए कई सारे क्या होगा, 8 राज्यों को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 3 चीजों को मिलाया, छोटे छोटे 3 जगह को मिलाया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका नाम रखा क्या? जिसका नाम रखा था दादर एवं नगर हवेली। नाम रखा दादर, इसका नाम रखा है दादर एवं नगर हवेली तथा दीव एवं दमन। दीव एवं दमन ये नाम रखा है। दादर एवं नगर हवेली तथा दीव एवं दमन। ये कब बनाया गया? तो ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 में, 26 जनवरी 2020 में दीव, दमन, दादर नगर हवेली 3 क्षेत्रों को मिला के एक यूटी बनाया गया। कितना यूटी बनाया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे भारत में आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। बात समझ में आई आपको? आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम है सूरत। नाम सुने होंगे, सूरत किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? सूरत यहाँ देखने को मिलेगा। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत बोलेंगे किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा कटिंग के लिए। क्या बोलेंगे? हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, हीरा का मतलब ये नहीं है कि हीरा जब मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा, मतलब इतना शेप में मिलेगा, नहीं। हीरा मिलेगा तो उसका कोई अनशेप होगा, बिना आकार का होगा। उसको उस तरह से कटिंग किया जाता है, काट के तब जाके वैसा ढांचा दिया जाता है। तो वही हीरा का कटिंग के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? सूरत। कपड़ों के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग कहाँ पर है? बहुत सस्ता मिलता है जी, बहुत सस्ता, किलो के भाव में मिलता है। सूरत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूरत। और यहीं पर अंग्रेजों का सबसे पहला व्यापारिक कोठी खोला गया था। क्या है? अंग्रेजों का, क्या बोलेंगे? अंग्रेजों का
अंग्रेजों का पहला व्यापारी कोठी, क्या बोलेंगे, अंग्रेजों का पहला व्यापारी कोठी, व्यापारी कोठी। व्यापारी कोठी का मतलब इनका जो पहली कंपनी, जैसे 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला हुआ था, कहाँ पर, सूरत में। कहाँ पर खोला था, सूरत। 1608 में प्रयास किया बट नहीं खोल पाया, 13 में यह सफल हुआ, यहाँ पर अपना क्या खोल दिया था, तो कंपनी खोल दिया था। सूरत से इधर देखेंगे तो एक नदी बहेगी, सूरत से बीचों बीच होते हुए बहती है एक नदी जिसका नाम है ताप्ती। क्या बोलेंगे, ताप्ती। कौन सा नदी है, ताप्ती नदी। कौन सा नदी है, ताप्ती। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है ताप्ती नदी किधर से किधर की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब बह रही है कि पूरब से पश्चिम बह रही है। पूरब पश्चिम समझ में आता है, हैं? ऐसे 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट यानी पूरब। तो ये बताओ किधर से किधर बह रही है, पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब। कहाँ से बह रही है, इधर से इधर बह रही है ना, तो पूरब से पश्चिम की ओर। कहाँ जा रही है, अरब सागर में। कहाँ गिर रही है, अरब सागर में जाके गिरती है। यहीं पर चारों नदी देख लो एक बार, 4 नदी यहाँ बहती है। ऊपर जाओगे तो एक नदी मिलेगा जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, नर्मदा। कौन सा नदी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी भी जाके कहाँ गिर रही है, अरब सागर में। कहाँ गिरेगी, तो मैंने बताया था नदी जाके कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और वही जाके जो सहायक नदी आके कहाँ गिरेगी, नदी में। उसके बाद नहर हो जाता है, ऐसा कुछ करके होगा। और यही जो अरब सागर है, महासागर में जाकर गिरेगा। एक और नदी होगा, देखो ऊपर से एक आ रहा होगा साबरमती, ऐसा सीधे आता है। कौन सा नदी, साबरमती। कौन सा नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी। ऊपर से एक आ रहा होगा, कौन सा नदी, साबरमती। तो जाके कहाँ गिरती है जी, अरब सागर में। हालांकि पहले ही दम तोड़ देती है, गिरती नहीं है, बहुत कम पानी होने के कारण गिरते नहीं है। तो कौन सा नदी, साबर। तो एक पहला कौन सा नदी देखे हम लोग, ताप्ती नदी। दूसरा कौन सा नदी बहती है गुजरात में, नर्मदा। और तीसरा कौन सा, एक और नदी है जिसका नाम है माही नदी। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत में कौन सी नदी, माही नदी। कौन सा नदी है जी, माही नदी। और ये माही नदी देखो यहाँ से निकल तो रहा है, यहाँ पर निकल तो रहा है मध्य प्रदेश से तो निकलता रहा, पता नहीं ऊपर जाता है, वहाँ राजस्थान जाता है, पता नहीं मन करता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत में कौन सी नदी हो जाएगी, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 3 चीज़ें पूछा जाता है। कर्क रेखा को, ये तो चल ही नहीं रहा, देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो हो जाएगी कौन सी नदी है, माही नदी। इसी प्रकार बोल दिया जाएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सा, लिम्पोपो नदी। क्या बोलेंगे, लिम्पोपो नदी। इसी प्रकार एक नदी हो जाएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी बताओ। विषुवत रेखा को काटने, कांगो या जायरो नदी। क्या बोलेंगे, कांगो या जायरो, कांगो या जायरो नदी। तो ये 3 नदियाँ कई बार पूछा जाता है। तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार, देखो एक बार यहाँ काटेगी और एक बार यहाँ। उसी प्रकार मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी, कांगो या जायरो। ये भी कहाँ बहेगी, दक्षिण अफ्रीका में। और ये कहाँ बह रही है, भारत में। ये कहाँ बह रही है, लिम्पोपो कहाँ बह रही है, दक्षिण अफ्रीका में। कांगो और जायरो कहाँ बह रही है, अफ्रीका। बात समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगा, कांगो या जायरो नदी कितने बार काटेगा, 2 बार काटेगा। तो यह नदी समझ में आया। आगे अच्छा एक रास्ता यहाँ बना हुआ, अब थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, हम यहाँ से मिटाते हैं, गैदरिंग ना। देखो यहाँ पर हम लोग सूरत देखे हुए थे अभी, यहाँ पर सूरत से लेके भावनगर
यहाँ देखिए सूरत से लेके भावनगर तक रास्ता बना हुआ है जिसका नाम है रोरो फेरी। क्या नाम है? रोरो फेरी। क्या बोलेंगे इसको? रोरो फेरी। तो सूरत से लेके भावनगर तक एक रास्ता है जिसका नाम है रोरो फेरी। सूरत से लेके भावनगर तक एक रास्ता है जिसका क्या नाम है? रोरो फेरी। और ये रोरो फेरी क्या काम करता है? सूरत से लेके भावनगर तक एक रास्ता जिसका नाम है रोरो फेरी। ये रोरो फेरी क्या करेगा जी? तो रोरो फेरी क्या करता है, यहाँ से सामान को यहाँ तक और यहाँ से सामान को यहाँ, मतलब इतना घुमा के जाना ना पड़े। कोई यहाँ चीज़ ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ से यहाँ लादा, जहाँ लेके चलना लेके चला गया, यहाँ से यहाँ किया, जहाँ लेके जाना लेके। तो रोरो फेरी ये क्या है? सूरत से और भावनगर के बीच में। अच्छा, सूरत के ऊपर जाएंगे तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है भरूच। भरूच, क्या नाम है एक जगह? भरूच। भरूच में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका पूरा नाम है। सरदार पटेल का क्या है? सरदार पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। सरदार पटेल का क्या है? प्रतिमा यानी मूर्ति बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिट बोलते हैं, नाम सुने होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिट। कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिट? भरूच में। कहाँ पर है जी? 182 मीटर। कितना मीटर? सबसे ऊंचा जो हो जाएगा, सबसे ऊंचा जो प्रतिमा किसका बना है? सरदार पटेल का। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिट। कहाँ पर बना हुआ है? भरूच में। कहाँ बना हुआ है? किसका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आगे ऊपर की ओर जाओगे तो एक मिलेगा बड़ोदरा, एक हो जाएगा बड़ोदरा। यहाँ पर क्या नाम होगा? बड़ोदरा। यहीं से पहले थी कौन सी नदी? नर्मदा। बड़ोदरा किस लिए है प्रसिद्ध? बड़ोदरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम के लिए। क्रिकेट स्टेडियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कहेंगे बड़ोदरा। यहीं पर क्या है? कहेंगे शाही महल। यहाँ पर राजाओं का महल बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजाओं का क्या बनाया है जी? महल बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पर? बड़ोदरा में। कहाँ पर हो जाएगा? बड़ोदरा में हो जाएगा। बड़ोदरा के ऊपर देखेंगे तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है गोधरा। क्या मिलेगा? गोधरा मिलेगा। गोधरा को समझते हैं? गोधरा किस लिए प्रसिद्ध है? इस यहाँ गोधरा में बहुत बड़ा एक कांड हो चुका था। कब? 27 फरवरी 2002। इस कांड का नाम है साबरमती एक्सप्रेस। नाम सुने हो? साबरमती एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? साबरमती एक्सप्रेस। कौन सा कांड हुआ? साबरमती एक्सप्रेस कांड हुआ, जो कि बोगी का नाम था S6। कौन सा था? ट्रेन में बैठे हो ना, होता है A6, S6। तो 27 फरवरी 2002 में साबरमती एक एक्सप्रेस थी जो कि गोधरा से यानी गुजरात से लेकर लखनऊ तक, कहाँ तक? प्रयागराज तक जाते थे। कहाँ से? प्रयागराज। साबरमती एक्सप्रेस वहीं प्रयागराज से आ रही थी यहाँ गोधरा की ओर। कुछ धार्मिक चीज़ों की पूजा करके लोग आ रहे थे। यहीं पर क्या हुआ? ट्रेन में हादसा हो गया। ट्रेन में क्या हो गया जी? हादसा, यानी बहुत तेज आग लग गई। क्या लग गई? आग, जिसके कारण S6 बोगी में बैठे काफ़ी लोगों की क्या हो गई? मौत। यहाँ हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग मरे हुए थे। बाद में यही साबरमती एक्सप्रेस जो कांड हुआ, इसी को धार्मिक से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया? धार्मिक, मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भी आ गया था। बहुत खतरनाक हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह से यहाँ विद्रोह का रूप ले लिया था। कौन सा एक्सप्रेस था? साबरमती एक्सप्रेस कांड कब हुआ? 27 फरवरी 2002 में। ये बोगी का नाम भी पूछा हुआ है। कौन सा था? S6। हजारों की संख्या में लोगों को क्या हुए थे? घायल या फिर मृत्यु हो चुका हुआ था। कहाँ पर? गोधरा में। क्या बोलेंगे? गोधरा। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक जगह होगा जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा पढ़े होंगे। और खेड़ा के ऊपर मिलेगा अहमदाबाद के ऊपर मिलेगा गांधीनगर। थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, तीनों हल्का हल्का नीचे। यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे खेड़ा, उसके बाद बोलेंगे अहमदाबाद, उसके बाद बोलेंगे गांधीनगर। ये तीन जिला साथ में मिलेगा आपको। देखिए
पहला होगा खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो गांधीनगर पता ही है, गांधीनगर क्या है? राजधानी क्षेत्र। गुजरात की राजधानी कहाँ होगा? गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। दूसरा, अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? क्या है? कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। तो अहमदाबाद में, और देखो यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, अहमदाबाद में यहाँ पर गांधी जी पहुँचे हुए थे सत्याग्रह के लिए यहाँ पर भी। तो अहमदाबाद में एक मील मजदूर आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। 1918 की बात है। कब की बात है जी? 15 मार्च 1918 की बात है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझो, पहले लिखना बंद करिए। अहमदाबाद में यहाँ पर मीर मजदूर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हुआ क्या था? अंग्रेजों के द्वारा, चल रही है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनी खोला गया था, वहाँ पर काफ़ी भारतीय लोग काम कर रहे थे, काफ़ी मजदूर क्या कर रहे थे? काम। और पहले एक बीमारी बहुत प्रसिद्ध थी, प्लेग नामक बीमारी। कौन सा बीमारी? प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी था, जो कि एक तरह का वायरस से फैलता था और बहुत जल्दी लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो प्लेग नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और यहाँ पर फैलने के कारण जो मजदूर थे यहाँ से पलायन कर रहे थे। पलायन का मतलब यहाँ से छोड़ के कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। तो वहाँ की जो कंपनी के लोग थे, मालिक थे, वहाँ के ऑनर थे, अंग्रेज थे, उसको लालच दिए कि आप रुकते हैं इस स्थिति में तो आपके तनख्वाह के अलावा भी 50% क्या मिलेगा? बोनस। क्या मिलेगा? बोनस। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ रुक गए थे। रुकने के बाद जैसे ही प्लेग खत्म हो गया था, और प्लेग खत्म होने के बाद क्या हुआ? अंग्रेज लोग वहाँ बोनस देने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। तो अब यहाँ पर भाई जुल्म किया गया मजदूरों के खिलाफ। तो उस समय पता चल चुका हुआ था, गांधी जी एक बहुत बड़ा एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो कि अभी ताज़ा चंपारण करके 1917 में आए हैं। तब गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया, और गांधी जी अहमदाबाद क्या होता है तो कहेंगे यहाँ पर मजदूर आंदोलन में आए। तो मजदूर आंदोलन में पहुँचे, और पहुँचने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलाया। यहाँ पर कहें कि जब आपने कहा हुआ है कि यहाँ 50% बोनस देने के लिए, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। बट 50% तो नहीं दिया था, लगभग 30 से 35% बोनस दिया था उस मजदूरों को, और गांधी जी ने दिलवाया था। वही अहमदाबाद यहाँ मीर मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। कब हुआ? 1900। इसी प्रकार खेड़ा में भी किया गया। खेड़ा में एक जगह है, खेड़ा जो है गुजरात में खेड़ा है, और खेड़ा में ही क्या हुआ? यहाँ पर किसानों पर जुल्म किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया था। सूखा समझते हो? हालांकि क्या है कि वैसे वातावरण के हिसाब से, मतलब वैसे मानसून के हिसाब से वर्षा नहीं हुआ। जब वर्षा नहीं हुआ तो खेती बढ़िया हुआ नहीं, और वहीं क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। तो खेती क्या हुआ? बहुत बेहतर ना होने के कारण, और अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लिया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा क्या लिया जा रहा है? टैक्स। तो भाई अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर खेड़ा में जो यहाँ पर खेतियों में बहुत ज़्यादा क्या पड़ गया? तो सूखा पड़ गया, तो फिर भी क्या ले रहा है? टैक्स। और जब टैक्स ले रहा है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग किसान थे खूब सारा विद्रोह किए, और खूब सारा यहाँ पर विरोध कर रहे थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं था अंग्रेज। इस प्रकार से यहाँ के किसान जो लोग थे, गांधी जी को बुलाए, और गांधी जी ने यहाँ के सबका कर माफ़ करवाया था, टैक्स माफ़ करवाया था अंग्रेजों से। गांधी वह व्यक्ति है जो उसके कानून के बारे में जानता था, इसलिए उससे लड़ पाता था। गांधी जी मतलब पढ़े हुए थे लंदन से, जो वकालत की पढ़ाई, कि वो कानून के बारे में जानते थे, इसलिए अंग्रेज भी उनसे डरता था, क्योंकि उनको पता था हर चीज़, और ऐसा व्यक्ति कोई और था नहीं। तो यहाँ पर खेड़ा में भी जाके, हालांकि कब हुआ था? लगभग 22 मार्च हुआ था। 15 मार्च के बाद 22 मार्च को 1918 में यही देखने को मिला, खेड़ा भी। कब मिला है देखने को? खेड़ा भी 1918। ईयर याद रखना है, 1918 में क्या हुआ? खेड़ा हुआ। पहले पूछा जाएगा अहमदाबाद हुआ कि खेड़ा हुआ? पहला अहमदाबाद, उसके बाद कौन सा हुआ? खेड़ा। 15 मार्च 22 मार्च। आगे की ओर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह मिलेगा, देखो यहाँ पर ऊंझा। क्या मिलेगा? ऊंझा। क्या मिलेगा? ऊंझा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ऊंझा। ऊंझा में एक लोग है जिसका यशोधा वन पटेल, यशोधा वन पटेल। देखो मोदी जी का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ हैं? हाँ। तो ये जो ऊंझा है, एक ऊंझा जगह है, और ऊंझा के रहने वाली कौन है? तो यशोधा वन पटेल। और यही यशोधा वन पटेल जो है मोदी जी की क्या है? पत्नी है। कौन है? तो मोदी जी की जो पत्नी रहने वाली कहाँ की है? ऊंझा की। कहाँ पर हो जाएगा?
कहाँ हो जाएंगे? ऊंझा के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे जी? ऊंझा के हो जाएंगे। तो कहाँ के रहने, और यहीं पर एक और जगह मिलेगा जिसका नाम है, यहाँ पर एक नाम होगा बाणनगर। यहाँ पर बाणनगर करके मिलेगा, एक बाणनगर करके मिलता है। और यहीं के रहने वाला कौन है? मोदी जी। कौन रहने वाले हैं? मोदी जी। तो मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? बाणनगर के। मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? बाणनगर के। और ऊंझा के कौन रहने वाले हैं? यशोदावन पटेल। हालांकि इनकी पत्नी क्या थी? एक सरकारी टीचर थी, लेकिन बहुत पहले इन लोगों का क्या हो गया था? डिवोर्स हो गया था। क्या हो गया था? तलाक वगैरह हो गया था, डिवोर्स हो गया था इन दोनों के बीच में। इसलिए क्या है, अब यहाँ से दोनों लोग अलग अलग लोग रहते हैं। अभी का क्या पता, स्थिति तो नहीं पता है भाई, अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो बाणनगर के कौन रहने वाले हैं बताओ? मोदी जी। और ऊंझा से कौन रहने वाले हैं बताओ? यशोदा। एक यही जगह मिलेगा जिसका नाम है पाटन। मिलेगा क्या? पाटन। पाटन मिलेगा। पाटन में क्या प्रसिद्ध है? तो यहां बोलेंगे रानी की वाव। रानी की वाव। बताओ कितने के नोट पे रानी की वाव? कितने रुपए के नोट पे रानी की वाव देखने को मिलता है? देखो 10 रुपए के नोट में मैंने बताया था, क्या बताया था? कहाँ का सूर्य मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का क्या मिलेगा? सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट पे जो होगा क्या होगा? एलोवेरा की गुफा है। महाराष्ट्र में कौन सा गुफा है? एलोरा। एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा है। 50 रुपए के नोट पे बताओ? हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर साउथ में जाओगे तो एक मिलेगा, आंध्र प्रदेश के नीचे एक जगह है, हरिहरन बुक्का ने क्या किया था, क्या नाम था उसका? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य जानते हो, पढ़े हो? विजयनगर साम्राज्य में क्या मिलेगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। 100 रुपए के नोट, 100 रुपए नोट पे मिलेगा रानी की वाव। और यही रानी की वाव कहाँ है बताओ? पाटन में। कहाँ है? कहाँ है? पाटन में। एक यहाँ पालनपुर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पालनपुर। कौन सा मिलेगा? पालनपुर। और देखो 200 रुपए के नोट पे बताओ, 200 रुपए के नोट पे क्या होगा? सांची का स्तूप। क्या बोलेंगे? सांची का स्तूप। सांची स्तूप बोलते हैं। कहाँ है? एमपी में। बताऊंगा, सांची एक जिला है, यहाँ पर मिलेगा, एमपी में देखने को मिलेगा। 500 नोट पे बताओ, 500 रुपए के नोट पे बताओ? लाल किला। दिल्ली का लाल किला। 2000 के नोट पे बताओ? ये तो बंद हो गया ना 2023 में। मंगलयान देखने को मिला था। क्या? मंगलयान। कम से कम इतना याद रखना। 10 रुपए नोट पे सूर्य मंदिर, 20 रुपए, 50, 100, 200 सांची का, 500 दिल्ली का लाल किला। याद रहेगा? देखो यहाँ पर। अच्छा, पालनपुर में यहाँ पर एक पटोला साड़ी होता है। पटोला या पटियाला साड़ी, नाम सुने हो? पटियाला साड़ी प्रसिद्ध है। पालनपुर में क्या प्रसिद्ध है? पटियाला साड़ी के लिए। कौन सा? पटियाला या पटोला? पटियाला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पटियाला साड़ी के लिए कौन सा हो जाएगा? पालनपुर। क्या हो जाएगा? पालनपुर हो जाएगा। गुजरात में क्या है? मीठा खाना बड़ा पसंद है, पता है आपको, इसलिए मोटा भाई बोला जाता है। गुजरात का जो खाना है, कैसा खाना पसंद करता है? मीठा। जलेबी फाफड़ा देखोगे, एक तारक मेहता के उल्टा चश्मा एक बहुत अच्छा सीरियल आता है, देखते हो? तो वहाँ पे एक दया भाभी है, वो गुजराती हैं। तुरंत कुछ होता है तो गरबा करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का बहुत अच्छा नृत्य है, क्या नाम है? गरबा। क्या बोलते हैं उसको? गरबा बोलते हैं। वहाँ हर चीज़ थोड़ा उन लोगों का खाना देखोगे तो मीठापन होता है। दाल भी मीठा मिलेगा, सब्जी भी हल्का मीठा मिलेगा। मतलब लोगों को मीठा आप लोगों को दिया जाएगा, नहीं खा पाओगे। खा पाओगे सब्जी मीठा? नहीं, जब तक तीखापन ना लगेगा। तो यहाँ की जो खाना है, यहाँ की जो चीज़ें है, मीठापन लोगों को अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रहा था गुजरात। ये गुजरात की एक संपूर्ण जानकारी हुई, जो कि हम लोग इसके अंदर के जिला को देखें, कौन कौन से राज्य से सीमा लगाता है और कौन कौन से नदियाँ गुजरती है, कौन कौन से देश सीमा लगाता है।
चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह के आपके सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और किस टॉपिक पे और वीडियो मुझे बनाना चाहिए इसका आप लोग ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।